अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक अहम दिन रहा पाकिस्तान इस्लामाबाद में, खासकर ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए। प्रोग्राम में इसके ऊपर बात होगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। कल 21 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। इस मौके पर कई शहरों में, जैसा कि हम एक देखते आ रहे हैं ट्रेंड, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद किया गया। मुतअद्दिद हलकों में जहां पर इलेक्शंस हो रहे थे, नाखुशगवार वाकयात भी रिपोर्ट हुए और बिलखुसूस नारोवाल में एक नून लीग के वर्कर को कत्ल कर दिया गया। ये इलेक्शन 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर उठने वाले सवालात के हवाले से भी बहुत अहम था। कल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया और पीटीआई के सदर परवेज इलाही साहब की हम बात करें, उन समेत अहम रहनुमा ये इलेक्शन हार गए। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों का नतीजा अगर देखें तो नून लीग पंजाब की दोनों नशिस्तें जीत गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से एक नशिस्त जीत पाई है। सिंध से वाहिद नशिस्त जो थी पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली। 16 सूबाई नशिस्तें जो थी इसमें भी नून लीग आगे रही और पंजाब की तमाम जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी वो मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम की। और पीटीआई की छोड़ी हुई एक नशिस्त पीपी 36 वजीराबाद भी इसमें शामिल है जो नून लीग ने सीटें जीती हैं। पीटीआई के पाबंदे सलासिल सदर चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने भतीजे मूसा इलाही के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके जो साहिबजादे हैं मोनिस इलाही साहब वो भी ये इलेक्शन हारे हैं ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग की तरफ से ये जो इलेक्शन में कामयाबी है इसको अपनी फतह करार दिया जा रहा है और पीटीआई का फॉर्म 45 से जुड़ा जो बयानिया था उसकी शिकस्त करार दिया जा रहा है। मगर कल पोलिंग के दौरान मुबैना धांधली के हवाले से सिर्फ बातें नहीं थी, बहुत सारी चीजें वीडियो की शक्ल में आई जिनमें कहीं पोलिंग अमले के ऊपर अपनी बेबसी का इजहार पोलिंग का अमला कर रहा था कि हम मजबूर हैं और कहीं पर जाली ठप्पे लगाने के मनाजिर भी थे। हमने कुछ वीडियोस कंपाइल की हैं, आपको दिखाते हैं कल क्या होता रहा। मैडम आपसे साइन करवाए 45 फॉर्म आपने भी किया साइन? पहले जब ट्रैक्टर तो मोहर लगी हुई जाने कितने किताबा पाइया ने? 9 कापियां वो डाल के चला गया। ये क्या करेगी ये पूरी कापियां जी। शेर ते ना मोहर लगिया जी उत्ते फड़िया गया जी। ये इसी की बुनियाद पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। उन्होंने इस इलेक्शन को न सिर्फ धांधली ज़दा करार दिया बल्कि खुफिया इदारों के से इस मुबैना मुदाखलत पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया उनकी तरफ से। और लेकिन सिर्फ ये नहीं है, पीटीआई धांधली की बात तो कर रही है लेकिन एक बहस उनकी अपनी इस इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर भी शुरू हो चुकी है। सब के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा बिलखुसूस आज का थीम प्रोग्राम का ये होगा कि अगर हर एक के बाद एक इलेक्शंस में इस किस्म की बिल देखी जाएंगी तो क्या अवाम का इंतखाबी और जो जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर से एतमाद नहीं उठ जाएगा? क्या कोई कंसर्न सियासी हलकों में इस हवाले से पाया जाता है? बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, फोकल पर्सन है हुकूमत के लीगल अफेयर्स के हवाले से। आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस प्रोग्राम में। जुल्कर नैन ताहिर साहब भी ज्वाइन करेंगे, रोजनामा डॉन के सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। इल्जाम आप लोगों के ऊपर ही लग रहे हैं, बेशक आपने अपनी सीट्स तो रिटेन की लेकिन ये मनाजिर जो हमने दिखाए जहां प्रिजाइडिंग अफसर ये कहे कि पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत जो है वो वक्त बचाने के लिए पहले ही करा लिए गए, यहाँ मजबूरी का इजहार कर दिया जाए मीडिया के सामने, तो साख तो आप लोगों को नहीं मिली या आपकी भी मजबूरी है इसको अपना अवाम का मैंडेट कहना इस किस्म के इंतखाबात को? अब सब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि कुछ अगर इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी डेफिनेटली तहकीक भी होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है उनको चाहिए कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात किसी सियासी जमात से लग रहे हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कहा जा रहा है या पोलिंग अमले का कहा जा रहा है सिग्नेचर्स लिए, सबसे पहली तो बात है कि जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पे ख़वातीन अक्सर औकात वुमेन पोलिंग स्टेशंस, क्योंकि आपके इस पैकेज में भी मैंने देखा कि ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन था एक जो मैंने अभी आपने स्क्रीन पे चलाया, तो ख़वातीन की हद तक तो उनको वैसे ही कई दफ़ा हमने कई इलेक्शंस में देखा, ये पहला इलेक्शन नहीं है और ये पहला ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। ख़वातीन को अक्सर जो टीचर्स होती हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगी होती हैं वो अक्सर औकात जो है पहले सिग्नेचर्स फॉर्म 45 पे करके चली जाती हैं बिकॉज उनको जाने में जल्दी होती है। जहाँ तक बात है कि उनसे लिया गया पहले, तो क्या उनकी रजामंदी से लिया गया या उनसे जबरदस्ती के ऊपर जो पंजाब हुकूमत पे इल्जाम लगा है? हमारे जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए कल, उन्होंने गुजरात में ये जो पोलिंग अमले से सवाल किया था और उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, पोलिंग अमले ने कहा ये कसूर बना उस
रिपोर्टर का, जिसके बाद 92 न्यूज के रिपोर्टर और उनके 2 कैमरामैन गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, किसी भी सहाफी को जो है ज़दोकोब करना या कोई इस तरह की चीज करना, ये किसी जुमरे में नहीं आती, इसको ये हाईली कंडेमेबल है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात है कि सहाफत भी किसी दायरा कार में रह के करनी चाहिए। अगर पोलिंग अमले से जाके सवाल पूछना कि क्या शफाफ अमल हो रहा है, ये दायरा कार के अंदर ही रह के सवाल अब मुसाफत देखें, वो अपने पैकेज में दिखाएं, अपनी रिपोर्टिंग में दिखाएं ना कि लोग आ रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, लोगों को डिलेज, इनऑर्डिनेट डिले तो नहीं आ रहा। लगता है कि आपकी हुकूमत एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी सहाफियों के लिए, कैमरा लगा के आपका दायरा इख्तियार है उनके इसमें ऊपर सवाल उनको करना। कहें कि उसकी कार सरकार में मदाखलत करके, वो उनकी एक ऑफिशियल ड्यूटी है, उस पर लगाया जाए तो थोड़ा सा ना जर्नलिस्ट को भी देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे सहाफियों को आर्काइव्स भी में देखना से चाहिए। आपकी जमात के लोगों के वो बयानात निकालने की, जब डस्का में धांधली के मैं हवाले से उसमें भी मीडिया आऊंगा। ने ही पॉइंट आउट मैं किया था, तो बिल्कुल। आप लोगों ने कैसे उनको सराहा था। आतिफ साहब, कुछ धांधली की बात जो ये सामने वीडियोस आई हैं, इनकी तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी नाकिस फैसला साजी की भी तो बात करें। शेर मरवत साहब चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पार्टी में डिसाइड हुआ था कि हमारे मेंबरान किन किन हलकों में जाएंगे, अब इलेक्शन को 2-3 दिन बाकी हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा आपकी जो बाजोड़ से कौमी सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने गंवा दी। यहाँ से रेहान ज़ेब साहब मकतूल, आपके पुराने जो अभी जनरल इलेक्शन था उसकी कैंपेन के दौरान कत्ल कर दिए गए, उनके भाई जीत गए आजाद खड़े होकर, उनको आप लोगों ने कंसिडर नहीं किया। दोनों सूबाई और कौमी असेंबली जीत गए, आप लोगों की नाकिस हिकमत अमली। देखें, एक तो पहले तो मैं बाजोड़ की सीट पे आऊंगा, वो हमारी मजबूरी कह लें, गलती कह लें, क्योंकि जो हमारे साथ पार्टी में ऑलरेडी लोग थे वो भी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, पार्टी के लॉयलिस्ट थे, जिनको टिकट मिला। जो इनको नहीं मिला वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उनके भाई फिर शहीद भी हुए। मसला ये था कि एक तरफ पार्टी के पुराने लोग भी थे, वो MNA MPAs भी रहे हुए थे, उनको टिकट दिया जाए, या जो जिनके भाई शहीद हुए हैं, दोनों PTI के थे। मेरे ख्याल में हमें चूंकि अवामी जज्बात, भाई शहीद हुए थे तो उनको टिकट दे देना चाहिए था। लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप ने ये फैसला जब किया, उस वक्त ये था कि इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले सारे MPAs MNAs को ये कहा था कि जो जो MPAs MNAs पार्टी के साथ खड़े रहेंगे उनको दोबारा टिकटें जरूर मिलेंगी। तो वो थोड़ा सा हमसे जो भी हुआ, मजबूरी कह लें, गलती कह लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पर अगर आप उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने इदारों से मुदाखलत पे माफी मांगने का मुतालबा कर दिया, तो आपको कोई उम्मीद है कि आप लोगों को माफी मिलेगी, या कोई ज्यादा माफी का कोई बात की जाएगी मुबैना तौर पे जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, या मजीद सख्त हालात के लिए तैयार हों आप इस पहले किस्म के बयानात? तो इलेक्शन पे आते हैं, जो कि आपने सिर्फ कुछ चीजें दिखाई, ये बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आज मैं अभी नेशनल असेंबली से ही आ रहा हूँ डायरेक्ट, वहाँ पे हमारे पंजाब के MNAs थे, उन्होंने सारों ने बताया कि पंजाब में क्या क्या हुआ है। मतलब ये तो भाई ने एक सहाफ़ी के सवाल करने पे कि जी सहाफ़ी ने सवाल क्यों किया, लेकिन वहाँ पे जो हुआ, ये मज़े की बात आपको बताऊं कि ये इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले हम ये चीज़ें पॉइंट आउट करते रहे, क्योंकि जो ग्राउंड पे हमारे पार्टी के लोग थे या MPAs थे, MNAs थे, उन्होंने कहा था कि पिछली दफ़ा गलती हो गई थी, फॉर्म 45 हमने दे दिया था और फिर हमें फॉर्म 47 के जरिए लोगों को जितवाना पड़ा, इस दफा हम 45 में ही आपको जितवाएंगे। तो ये सारा जो फॉर्म 45 के, उन्होंने कहा कि पहले से साइन ले लिए किसी से, कि वो पहले से स्टफ थे डब्बे। हमारे एक MNA को आज उन्होंने प्रिविलेज मोशन मूव की है, उनको MNA है, सिटिंग MNA है, उनको मंच साहब हैं, खुरम मंच, वो गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए, 15 घंटे उनको हवालात में बंद रखा गया है। तो ये चीजें तो मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि हम किसके साथ ये मजाक कर रहे हैं कि नहीं जी ठीक हो गया है, किसी को पता नहीं है, या इलेक्शन कमीशन चले जाएं। ये तो जिन हलकों में हुआ है, हम तो पहले से ये कह रहे थे कि 8 फरवरी से ज्यादा ये धांधली होगी, और वही हुई। शर्मिला साहब को शामिल। शर्मिला साहब, 2013 अगर हम माजी करीब से ही सिर्फ बात करें, सारे इंतखाबात मुतनाज़ ही रहे, कहीं आप लोग रिसीविंग एंड पे रहे, आप जमाते हैं, और कहीं पर बेनिफिशियरी कहलाए। तो आप नहीं समझते कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का एतमाद खत्म करेंगे अगर इस हद तक खुलकर मामला चलते रहेंगे? जिस तरह हमने विजुअल्स में दिखा दिया, अगर कैमरे की आंखें कैद कर लिए, वहां मौजूद वोटर ने भी देखा होगा, अगली बार कहां वो वोट डालने निकलेगा? शुक्रिया अफसा, ये बहुत अहम और संजीदा बात है, और इसको हमें किसी भी सूरत गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। देखिए, बतदरीज इलेक्शंस पहले होता था कि चंद हलकों से खबर आती थी कि धांधली हुई है, फिर ये होता था चंद इलाकों से या किसी एक सूबे में हो गई, लेकिन अब जो जीतने वाला है वो भी शिकायत कर रहा है धांधली की, और हारने वाला तो कर ही रहा है शिकायत धांधली की। ये हर इलेक्शंस के अंदर मामला बेहतर होने की बजाय
خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک تشویش کا ایک مقام ہے۔ ہونا یہ چاہیے جس طریقے سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں اس اسمبلی جب آئی تھی تو اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا، اور اپوزیشن کو بھی یہ کہا ان کو، اور ان کو یاد بھی دلایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم اپوزیشن میں بیٹھتے تھے تو ہم فارم 45 کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے تھے اور یہ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ آج یہ فارم 45 کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور ہم ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہے، ہم ان کو ایکنالج نہیں کر رہے، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کریں۔ یہ ایک دوبارہ تاریخ نے ہمیں موقع دیا ہے، پچھلی دفعہ تو 2018 میں تو انہوں نے کھو دیا وہ موقع، ہم کہتے رہے کہ جی اصلاحات کرو، اب ہم پھر آفر کرتے ہیں کہ اصلاحات کریں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر جیتنے والا فارملی کون سی ایسی آفر کی گئی اصلاحات کے لیے آنے کے لیے؟ اور شرمیلا صاحبہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ تو بڑھتے ہی گئے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام جماعتوں نے کلیم کر لی۔ نشستوں کا معاملہ تو ان کا ایسا ہے کہ خود اپنی غلطی چلیں وہ ٹیکنیکل بیسس کے پر مجھے آپ اجازت دیں، خود اپنی ذوالقرنین صاحب تسلیم کر چکے ہیں۔ ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ ہے، ڈان نیوز پیپر کے سینئر رپورٹر ہیں۔ ذوالقرنین صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ ان ویڈیو ایویڈنس کی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے۔ آپ نے یہ انتخاب پنجاب میں کل جو ہے وہ کور کیا گراؤنڈ پہ رہ کے، آپ کے خیال میں جو مناظر ہم بے ضابطگیوں کے دیکھ رہے ہیں کیا ویسے ہی معاملات تھے، اس سے بڑھ کر تھے؟ کس حد تک شفاف اس الیکشن کو کہا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی 92 ٹی وی کے جو رپورٹر ہیں ان کے کیمرہ مین کو گرفتار کیا گیا، کیا قصور تھا ان کا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی دیکھیں، ایک تو وہ جو لاسٹ فیبری 8 کے الیکشن میں پیٹرن فارم 45 47 والا سلسلہ تھا، اس الیکشن میں اس چیز کو انشور کیا گیا بیکول میں کہ فارم 45 سے بات آگے نہ جائے، اس کی کنٹروورسی کو یہی ریزالو کیا جائے۔ اور جو کیس ان پوائنٹ ہے میں آپ کو 3 حلقے بتاتا ہوں، اور یہ بڑا اس میں جو گلیئرنگ فیکٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزیں گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ قصور سے NA 132 یہ وکیٹ کی، یہاں سے وہ جیتے تھے 28,000 ووٹوں سے حسین ڈوگر سے، اور یہ سیٹ انہوں نے وکیٹ کی تو ان کی جگہ پہ رشید احمد خان لڑے جو کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان کے ریلیٹیو ہیں، انکل ہیں۔ تو انٹرسٹنگلی انہوں نے 56,000 ووٹوں سے یہ سیٹ جیتی ہے، یعنی کہ ڈبل ٹو شہباز شریف مارجن۔ اتنا وہ پورا حلقے میں بات چل رہی ہے کہ ان صاحب کی اتنی پاپولیرٹی تھی تو پہلے ہی سیٹ لڑ لیتے۔ اسی طرح آپ آ جائیں پرویز الہی کا حلقہ PP 32 گجرات، تو صالح حسین سے پرویز الہی جو ہارے تھے وہ 10,000 ووٹوں سے ہارے تھے، اور بائی دیٹ ٹائم صالح حسین نے 55,000 لیے، انہوں نے 45,000 لیے۔ لیکن فارم 45 میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ 50,000 ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، اور فارم 47 میں 10,000 سے ہارے۔ تو اب وہ موسیٰ الہی جو جیتے ہیں ان سے، وہ تقریباً 50,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں پرویز الہی سے۔ تو ویری انٹرسٹنگ۔ اور تیسرا حلقہ وہ بھی شہباز شریف صاحب نے لاہور کی سیٹ وکیٹ کی تھی 158، اور یہ پارٹی لیڈر کہہ لیں، پارٹی کارکن محمد نواز ہے، اس کو دی، اور ان کی بھی سرپرائزنگلی جو لیڈ ہے جیتنے کی، انہوں نے مونس الہی صاحب کو ہرایا ہے، اور مونس صاحب کو انہوں نے شہباز شریف نے جتنے ووٹ لیے تھے ان سے انہوں نے 3 سے 4,000 زیادہ لیے ہیں۔ یہ کمپیریزن ہی بہت کچھ بتاتا ہے۔ ذوالقرنین، اگر آپ یہ بھی کہیں کہ آپ نے کوئی انتظامی حکومتی مشنری کا استعمال اس انتخاب میں اور ساتھ ہی عملے کو دباؤ میں لانے کی شکایات بھی وہاں پر سنی؟ جی دیکھیں، اسٹیٹ مشینری تو یوز ہوئی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو روڈ کے پروجیکٹس ہیں ان ساری کانسٹیچوئنسیز میں، تو وہ فلی اس کی امپلیمنٹیشن، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کا جو انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے، 12 بجے سے پہلے اس میں سارے ریزلٹ اس مرتبہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 بجے والا بھی ایلیگیشن ہم پہ نہ لگے کہ رات کے 2 بج گئے ہیں اور ایک بھی کانسٹیچوئنسی کا ریزلٹ نہیں آیا۔ زیادہ اسمارٹلی کارروائی ہوئی جو بھی ہوئی۔ ذوالقرنین، بہت شکریہ۔ آپ سے ہم آنے والے دنوں میں تفصیلی طور پر ایک موازنے کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے جو کمپیریزن انہوں نے ڈرا کر دیا؟ ہم کیا سمجھیں، شہباز شریف صاحب سے جو اب کینڈیڈیٹ تھے ملک احمد خان صاحب کے غالباً رشتہ دار، وہ زیادہ یہاں پر پاپولر تھے کیونکہ وہ لوکل ہیں وہاں سے، اور آبویسلی دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ جب خود اس کے بڑے ویریس فیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں،
जहां तक इन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया परवेज इलाही साहब का, मोनस इलाही का, ऑब्वियसली हुसैन इलाही और दीगर, तो मोनस इलाही साहब कहाँ पे हैं? वो तो मुल्क में मौजूद नहीं है। परवेज इलाही साहब ने भी ऑब्वियसली बिहाइंड बार्स हैं। जहां पीटीआई के बारे में ये तज्जिया किया जाता है कि एक सिंपैथी वोट भी उनके साथ है, तो पार्टी के सदर भी हैं, इस उम्र में इतने अरसे से जेल में भी हैं, तो एक सिंपैथी तो उनके साथ भी होगी अगर उस बार इसी तरह एनालाइज करें। उनके साथ अभी भी लेबल जो है वो ऑब्वियसली किसी और पार्टी का लगता है। इवन पीटीआई के लोगों ने भी उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट तो उस तरह नहीं किया, क्योंकि वो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस या फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस उसके लिए कह लें कि उस वक्त तक जो सिचुएशन बनी पंजाब में, जब ये सारी सिचुएशन हुई थी पिछले दौरा हुकूमत में, तो उनको होल हार्टेडली तो एक्सेप्ट नहीं किया। और कैंडिडेट के अपने जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां तक आपने बात की, ये कोई बात नहीं कर रहा कि जो अवैस लगारी साहब ने सीट छोड़ी उसमें 2500 का मार्जिन था उस टाइम, ही हैड वॉन बाय 2500, और अभी जो है वो तकरीबन 40,000 से वो जीत रहे हैं, और उनका ही आगे जो है लगारी क्लान में से प्रॉब्ली हिज सन और समबडी, तो वो वहां से जीते। तो उनका जो बयानिया था, जो इंतशार का, जो नफरत का, जो एक इन्होंने बयानिया गाड़ा, और इनके जो एक्स चेयरमैन, अब मैं तो एक्स ही कहूंगा, वो अभी जेल में है। तो लेकिन आप लोगों ने नो फ्लाई लिस्ट से इनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों का आज नाम निकाल दिया, जिनको Isn't that a good thing? नहीं, पहले इस इल्जाम के तहत नो फ्लाई लिस्ट में डाला था कि 9 में कि मुजरिम है और मुलजिम है, तो इन लोगों को देखिए जी, ये ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, और ये किसी का भी नाम जो है किसी बगैर किसी वजह के और बगैर किसी सबूत के जो है वो ऊपर चल रहे हैं। नहीं, वो तो केसेस चल रहे हैं ना, दैट्स इन कोर्ट, आई कांट कमेंट इन दैट। मैं आतिफ साहब, ये आप हौसला अफजा बात समझते हैं कि आपकी पार्टी से चंद जो कैबिनेट के लोग थे उनमें से कई के नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिए गए? मुझे आज का नहीं पता, बल्कि आज तो हमने असेंबली में भी इस चीज पे डिस्कशन की कि बशमूली मेरे नाम के, मेरी तो खैर सारे फैमिली मेंबर्स, बच्चे, सारों के नाम थे। मेरा नाम अभी तक है, मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक था अभी तक, अभी मेरा आईडी कार्ड खुला है, और पासपोर्ट अभी तक नहीं बना रहे हैं, और लिस्ट से तो नाम बाद में निकलेगा, तो पता नहीं, लिस्ट देखनी पड़ेगी किस किस का भी हमने कोर्ट में केस कर दिया है कि जी हमारा नाम इससे निकालें, क्योंकि अभी तो आपने हुकूमत भी बना ली, अभी तो आपने जो कुछ करना था वो भी हो गया, जो भी करना था, एक्सपीरियंस भी हो गया कि 8 फरवरी को आपसे इलेक्शन में जो जो गलतियां हुई थी वो आपने इस इलेक्शन में सारी पूरी कर दी। कि वो जिस तरह मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, आपके उसके नुमाइंदे ने भी यही बताया इदारे के, कि जो पिछले फॉर्म 47 तक बात पहुंची थी, इस दफा 45 में ही उन्होंने खत्म कर दी। कुछ दिन पहले की प्रैक्टिस थी तो चीजों को अपडेट कर लिया तो 45 में ही खत्म कर दी। लेकिन देखें इसमें, लेकिन आतिफ साहब सवाल ये उठता है कि आप लोग जो मुबैना धांधली के हवाले से एहतजाज करना चाह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें से काफी हद तक हवा नहीं निकल जाती जब ये क्लेम करेंगे कि हमें लोगों ने मैंडेट दे दिया दोबारा एक बार? नहीं, देखें उसमें तो क्लेम तो ये जो भी करें, लोगों को तो पता है ना, मतलब ये जहां पे इलेक्शन हुए हैं वहां पे तो लोगों को पता है, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लोग मीडिया देखते हैं, हर एक को पता है कि क्या हुआ है। तो ये तो अगर अभी भी जो हमारे वर्कर्स के ऊपर जो जिस तरीके से उनको अरेस्ट करते हैं, जो भी होता है, हम अभी जल्द से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया की बात की, मुझे एक बात याद है, मैं शर्मिला साहबा के साथ करना चाहूंगी। शर्मिला साहबा, आप शर्जील मेमन साहब सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पीटीआई एक सोशल मीडिया की हद तक की पार्टी है। तो आप लोग इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि इलेक्शन में मासेस ने बड़ी हद तक जो इनके वोटर थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो इनकी एक ग्राउंड रियलिटी है पीटीआई, एक सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक एक तहरीक नहीं है या एक जमात नहीं है? देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑफ कोर्स इनके वोटर्स हैं, वोट्स तो इनको मिले हैं, लेकिन ये जो ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, जो ज्यादा रेटोरिक बनाते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया बनाते हैं। लेकिन एक फोरम नहीं है अब अपने पार्टी का बयानिया लेकर जाने का सोशल मीडिया, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो बयानिया ऐसा बयानिया हो ना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो एक रेटोरिक, एक बहुत दफा इन्होंने बहुत गलत बातें और बहुत फेक न्यूज जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लगाई है, जिसको हम सब ने पकड़ा भी है कि जी गलत है। जलसा कहीं हो रहा होता है किसी दुनिया के किसी मुल्क में, वो दिखा देते हैं कि जी जलसे में इतने लोग हमारे पास आए थे फलां जगह पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने तारीख से कुछ सीखा नहीं है। इनका रवैया जो पहले था जब ऑपोजिशन में थे, फिर जब हुकूमत में आए और जब फिर ऑपोजिशन में, एक ही रवैया है इनका, और वो रवैया है एग्रेसिव रवैया। ये पार्लिमानी सियासत में नहीं चलता। पार्लिमानी सियासत में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता। ठीक है, इनके अपने इश्यूज, अपने लीगल बैटल्स अपनी जगह, आई विल नॉट डिनाई दैट। तो हर चीज डिप्लोमेटिकली की जाए, दरगुजर कर दिया जाए कहीं, अगर आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी, लेकिन गैर पार्लिमानी रवैया
गालम गलोच, दूसरे की तज़दीक करना, अपने सियासी मुखालफिन की तज़दीक करना, ये रवायत नहीं होनी चाहिए। हम ये ऐसी रवायतें लेके चल रहे हैं कि पहले से बदतर होती चली जा रही हैं। देखिए इनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं, वी हैव आवर सिंपैथीज विद देम। हमारे लोग भी जेल में रहे और उन्होंने तो शहादतें नोश की, ये तो कुछ भी नहीं है, जेल में बैठे हुए हैं ना। आसिफ अली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे, बीबी साहिबा शहीद हो गई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा है जो हमने देखा है, जो हमारी पार्टी ने देखा है। हमारे कारकुनानों को कोड़े लगे हैं, जेलों में रहे, शहीद हुए हैं। चलिए अब इस बेसिस पे क्या कंपैरिजन हो सकता है? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बिकॉज ग्रास रूट लेवल की पार्टी, एक सियासी वर्कर में और एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट का ना बहुत फर्क होता है। चलिए अब आपने उनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह दिया, मैं आतिफ साहब आपको जरूर इस पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगी। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम जो सहाफियों के लिए हवाले से बात कर रहे थे, सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब हुकूमत के अंडर सहाफी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी एक मिसाल देखने को मिली। आतिफ साहब मैं चाहूंगी इस पे आप एक कमेंट, बल्कि पहले आप शर्मिला साहिबा ने जो गुफ्तगू की और आपको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हद तक आप लोग हैं, उन्होंने ये कहा, इस पे कमेंट कर दें, मैं फिर इस तरफ भी आते हैं। देखें, एक तो जो ये जो पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग, जो यंग लोग इन्वॉल्व हुए हैं, सोशल मीडिया भी इसी वक्त उठा है, पिछले तकरीबन 10 साल से या जितना भी है, और पीटीआई का भी वो साथ ही उठे हैं। लोगों का इंटरेस्ट, यंग लोगों का सोशल मीडिया की वजह से भी ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा है। और दूसरी बात यह कि मैं तो उन पे फ़ख्र इस वजह से करता हूँ कि वॉलंटियर्स हैं हमारी, मोस्टली सोशल मीडिया टीम जो है वॉलंटियर्स हैं, वो खुद कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। शर्मिला लोग कहते हैं कि आप बयानिए में आगे इसलिए निकल जाते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जानते हैं। नहीं, देखें, वो तो अगर हमें आपके चैनल्स पे, मतलब दुनिया में किसी बुरे से बुरे आदमी का आप नाम ले सकते हैं, वो सेंसर नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान का नाम लेंगे तो वो सेंसर हो जाएगा। आपने लिया अभी सेंसर नहीं हुआ वैसे। तो अजीब बात होगी। बहरहाल मकसद ये है कि अगर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपको प्रिंट मीडिया पे जगह नहीं मिलती, और जो सोशल मीडिया के लोग हैं हमारे, वही प्रोपेगेट करते हैं, गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं अच्छी बात है, उनकी अपनी राय है, उनको करना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त भी जो भी इलेक्शन हुआ, फॉर्म 47 का हुआ, और किस किस मरहले से हम लोग गुजरे, मतलब हमारी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, जेलों में है, अभी तक जेलों में है, मैं खुद तकरीबन 10 महीने तक अंडरग्राउंड रहा, और उसके बावजूद भी ये सीट्स देखें कितनी सीटें जीती हैं। तो ये सीटें तो पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया ना, पाकिस्तानी वोटर्स ने ही वोट दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये हकीकत है, ये तो एक हकीकत तस्लीम करे ना करे, तमाम सियासी जमातों की एक सपोर्ट बेस मौजूद है, जिसमें पीटीआई बाकी पार्टियों से हमें आगे भी नजर आई है मुख्तलिफ मौक़ों पे। मैं आदिफ साहब एक कमेंट, आप मिशाल यूसुफ जई नामी खातून हैं, आपकी जमात की एडवाइजर, आपकी सीएम खैबर पख्तूनख्वा की हैं, उनको एक महंगी गाड़ी की खरीदारी की उनके लिए एक समरी मूव हुई, वो बाद में तो मामला क्या ही बना, लेकिन मिशाल यूसुफ जई ने सीनियर रिपोर्टर हैं, नादिया सबोई जियो से मुंसलिक हैं, उनके ऊपर लिफाफा लेने का इल्जाम, अब तो माफी तलाफी हो गई, लेकिन रवैये सहाफियों के हवाले से आप सब लोगों के एक जैसे ही नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज जो फॉर ग्रांटेड ली जाती है ना, कि कोई पॉलिटिशियन होगा तो वो लाजमी करप्ट होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह कोई जर्नलिस्ट होगा, जरूरी नहीं है कि हम हर एक को लिफाफा कह देते हैं, क्योंकि आज आप ऑपोजिशन में हैं, जब हुकूमत में थे सभी आपको लिफाफे लगते थे। पहले था, उस वक्त भी यही था। देखें, एंकर्स का अपना भी ओपिनियन होता है, जरूरी नहीं कि लिफाफा लेके वो कोई ओपिनियन देते हो। मीडिया चैनल्स का अपना होता है, ओनर्स का अपना होता है, रिपोर्टर्स का अपना होता है, जरूरी नहीं कि सारे लिफाफे के लिए काम कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में आज तो मसला हल भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर आप पे कोई इतराज होता है, आप उसका जवाब दें, बजाय इसके कि इस चीज से जान छुड़ाएं कि जी आपने लिफाफा लिया हुआ है। आप पे जो इतराज होता है उसको आप बैरिस्टर साहब, एक और जो हमें कशमकश नजर आती है, वो पीटीआई के हलकों में मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर करने की जो खबरें हैं कि मे बी वो ले लेंगे एक्सटेंशन, इसके ऊपर एक कशमकश सी पाई जाती है। एक खत पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लिखा है चीफ जस्टिस के लिए, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये हिस्सा भी शामिल था जहां वो उनको एडवाइस कर रहे थे कि आप एक्सटेंशन ना लीजिएगा। तो आप लोग, ऐसी कोई डिस्कशंस हैं आप लोगों में? नहीं, अब साहब अभी मेरे इल्म में फिलवक्त तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द लीगल रिफॉर्म्स कमेटी, और कोई ऐसी बात नहीं चल रही।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर डेफिनेटली है, जो लॉज अपडेट करने हैं उस पर डेफिनेटली है, और क्योंकि कवानीन में एज लेजिस्लेटर्स हम तीनों बैठे हुए हैं आपके सामने, उसमें बहुत ज़्यादा देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो काफ़ी चीज़ें हैं उस पर लॉज को अपडेट करने की ज़रूरत है, बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फिर आपको लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही? नहीं, हमारी कोई फिलवक्त कोई बहस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही। और वैसे अगर वो इदारा है उसने खुद डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली वी कांट डिक्टेट थिंग्स टू देम, ठीक है। ये शर्मिला साहब जो बहस है वो यही है कि अहम ओहदों के ऊपर जो एक्सटेंशन है इसमें मेरिट के हवाले से एक सवाल उठता है, और फिर ये हमेशा ये एक बड़ी इदारों की जो साख है उसके हवाले से एक बड़ा सीरियस होनी चाहिए एक्सटेंशन आपके ख्याल में? यू नो अफसा, दिस इज डिबेटेबल। मैंने दुनिया भर में कभी नहीं देखा या सुना, शायद ही किसी मुल्क में होता हो, हमारे यहाँ कोई अहम ओहदे से रिटायर होने वाला होता है तो उसकी बातें शुरू हो जाती है कि जी एक्सटेंशन मिलेगी। कई दफा सिर्फ बातें नहीं होती, उसकी पसे पर्दा हकीकत भी होती है, मैं यही हुकूमतें गिराई जाती हैं इस यही बेसिस कह के रही हूँ ऊपर कि बहुत दफा हो भी जाती है। अभी वो बीच में एक वो ये मूव, ये आप शायद उसी की बात कर रही हूँ कि जी वो एज बढ़ानी है और जज साहिबान की, और पीटीआई रऊफ हसन साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर चुके हैं, तो ये स्पेसिफिक टू पीटीआई को ज्यादा अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, दो किस्म की आरा सामने आ सकती है। एक तो ये कि नहीं जी जो एज लिमिट है वो है, लेकिन अगर आप आइन में ही तरमीम ले आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तरमीम ले आते हैं, इट्स अ कलेक्टिव विजडम ऑफ द हाउस अगेन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो एक चीज लीगल हो जाती है। तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता इससे? आई फील कि देखिए हमने एक बहुत दफा ऐसे भी किया है कि जब जैसे सिविल सर्वेंट्स की जो एज होती है भर्ती होने की, उसको हमने 2-3 दफा रिलैक्सेशन सिंध में दी है, बिकॉज बहुत सालों तक डिक्टेटरशिप रही, नौकरियां लोगों को नहीं मिली, लोगों की एजेस बढ़ गई। कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन में आतिफ साहब आप देखें, एक तो पहले जो आपने चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन वाली बात की, खत में खान साहब की ये बात नहीं है, लेकिन ये चहमगोइयां है कि लीगल टीम ने हटा दी है बात उनके खत में से। नहीं, काफी मैं उस वक्त मौजूद था, मैं भी इत्तेफाकन रऊफ हसन साहब और मैं और शिबली फराज साहब हम खान साहब से मिलने गए थे, और यही सारा उस वक्त खान साहब ने भी कहा कि खत लिखें, और वजह उसकी ये है कि एक्सटेंशन का जिक्र उन्होंने कहा जी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपने बल्ले का निशान ले लिया, आपने फलाना फैसला कर दिया, तो उसके अगेंस्ट अगर इस दौरान आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी तो इम्प्रेशन यही जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि पीटीआई के खिलाफ ये फैसले आए हैं और उसके बदले में आपको एक्सटेंशन मिल रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, जनरल एक्सटेंशन की मैं अगर बात बताऊं, देखिए मैं तो सिर्फ एक ओहदे के लिए नहीं, मैं तो हर एक ओहदे पे ये कहता हूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में टाइम होता है, वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब आप नौकरी पे भर्ती होते हैं, उसमें पहले से ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपकी इतनी ड्यूरेशन होगी, या आपकी उम्र के हिसाब से या आपकी सर्विस के हिसाब से इतना होना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई इतना ही इंपॉर्टेंट ओहदा है या हर दफा एक्सटेंशन देते हैं तो उसका टेन्योर बढ़ा दें। सिंपल सी बात है, अगर हर दफा आपने एक्सटेंशन ही देनी है तो उस 3 साल की बजाय उसको 4 साल का कर दें, उसको 5 साल का कर दें कि मसला ही ना हो। सर, अब जब खान साहब ये बात करते हैं, आपका ये पर्सनल ओपिनियन भी इसमें होगा, अब जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जो आपकी मुलाकात हुई खान साहब से उसमें भी उन्होंने ये बात की है, खान साहब को साथ एक डिस्क्लेमर नहीं देना चाहिए कि अब मैं तब्दील हुई सोच के साथ ये बात करता हूं, क्योंकि उनकी हुकूमत के जाने के बाद ये बात मंजर आम पर आई थी कि वो तो जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार थे, तो अब कैसे एक्सटेंशन के उसूली मुखालिफ हो गए? जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि गलतियों से भी सीखना चाहिए, ऑब्वियसली सीखना चाहिए, चाहे वो हमने की हो, हमने भी गलतियां की हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई बहुत आइडियल हुकूमत थी या कोई हमारे रिफॉर्म्स कोई बहुत आइडियल थे, गलतियां हुई हमसे भी, और टाइम के साथ सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में इनकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। जुबानी तो ये कह देते हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए और पॉलिटिकल ये और वो अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एक पार्टी के साथ करते ये हैं जो कल हमारे साथ इलेक्शन में किया है, और फिर कहें कि जी बस आगे बैठते हैं और बात ठीक करते हैं और मुफाहमत करते हैं, तो प्रैक्टिकली कुछ सॉलिड होना चाहिए, सिर्फ जुबानी बातें। आज लेकिन जो देखा गया, क्योंकि हम तीनों ही वहां पे पार्लियामेंट में मौजूद थे, आज बकदरे माहौल जो है पार्लियामेंट का बेहतर था, और वो ये कि बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ क्रेडिट उनको भी दे दें ताकि हमने सुना है इनको, और हमने खामोशी से सुना। नहीं बैरिस्टर साहब, हाउस चलाना
یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. انہوں نے چیزیں دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے. ٹائم ملتا اپوزیشن کو اسپیکر اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ آج تو ہم کل شکایت کرنے والے. چلے میں ایک بریک کی طرف مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے. لے لیے تو ہم ٹائم بھی نہ چلے لیں. کم از کم ان کو تقریر تو کرنے دیں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہم ایرانی صدر پاکستان کے دورے پہ ہیں. ایک خوشگوار دن آج گزرا ان کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. آج پاکستان میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر ہے, اور جو دورہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے جو دیگر امور ہے اس کے علاوہ پاک ایران گیس پائپ لائن, اس کی پروگرس کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ایک اہم موضوع سمجھی جا رہی ہے. شرمیلا صاحبہ, یہ جو منصوبہ ہے اس کی 2009 میں بنیاد اس وقت پریزیڈنٹ زرداری تھے اور آج بھی پریزیڈنٹ زرداری ہیں, اور یہ اس کو سائن کیا گیا تھا اس منصوبے کو, لیکن کچھ پروگرس اس کے اوپر نہیں ہو سکی. اس میں بہت سارے محرکات اس کے ہیں. اب آپ کے خیال میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اس وقت جو تقاضے ہیں خاص کر بین الاقوامی امریکہ کی طرف سے خبردار بھی سینکشنز کے حوالے سے ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا جا چکا ہے, تو پاکستان کی ایک آزادانہ پالیسی ہونی چاہیے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, جیسا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے چند دن پہلے یہ ایک بیان تھا کہ ہماری پالیسی آزاد ہوگی ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں اس حوالے سے, یا پھر ہمیں خبردار رہنا چاہیے جو ہمیں جو امریکہ کی طرف سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے. وی آر اے سوورن اسٹیٹ, اور پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے, ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور ہماری پالیسی, ہمارے فیصلے آزادانہ ہی ہونے چاہیے, اور ہم آزاد فیصلے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے, ایران کے ساتھ ہمارے اس منصوبے کے علاوہ بھی آلموسٹ $2 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, اور اس کو مزید بوسٹ کرنا چاہیے. یہ خطے کے لیے اچھا ہے. پھر ایران کے ساتھ دیکھیے ہمارے جو ریلیشن شپ رہا ہے اس میں بڑا اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, اور لیکن ہم ایران کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, وائس ورسا. بیکاز دیکھیے خطے کے اندر ایک افغانستان ہے, انڈیا ہے, تو جن سے ہمارے اگین ریلیشن شپس آر ناٹ سو ہنکی ڈوری سے کہتے ہیں نا, ناٹ دا بیسٹ آف ریلیشن شپس. تو ایران کے ساتھ ہم تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس میں نہ صرف یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کام بڑھانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ابو $2 بلین. وی وانٹ کہ ہم ایگریکلچر کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں. اچھی تعلقات. بیرسٹر صاحب, ایک طرف کاروبار کی بات آج بھی کی, دونوں ملک ساتھ مل کر معیشت میں ایک دوسرے کی کردار ادا کریں, تمام باتیں ہر بار ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہم اس عزم سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بین الاقوامی یا امریکی دباؤ رہتا ہے پاکستان کے اوپر وہ تو زبردام ہی رہتا ہے. مصدق ملک صاحب کا ایک بیان کوٹ ہوا اخبار میں چند دن پہلے, انہوں نے کہا یہ پروجیکٹ ہم مکمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکی سینکشنز کے بغیر پاکستان ایک دو راہے کے اوپر تو ہے اس معاملے پہ. کیا آپ لوگ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب سے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو آج ایرانین پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے, 3 ڈے وزٹ ہے, اس میں انہوں نے ابھی جب شام میں ایک جوائنٹ پریس کہہ لیں یا پریس کانفرنس کہہ لیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ دی بائیلیٹرل ٹریڈ بٹوین بوتھ دا کنٹریز وہ کم ہے, اور اس پہ $10 بلین کی انہوں نے بات کی کہ یہ بڑھا کے کم از کم جو ہمیں $10 بلین پہ لے کے جانی چاہیے. بڑی خوشائن بات ہے. obviously اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی, پاکستان کے لیے جو ہے اکنامکلی یہ بینیفیشل ہوگا, پاکستانی عوام کے لیے بینیفیشل لیکن ہوگا. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جگہ بین الاقوامی پریشر سے ماورا ہو کر جی اپنے فیصلے کرنے اور کا بھی ذکر کیا. ہمیں بھی, بیکاز میں بالکل ایگری کرتا ہوں شرمیلا صاحبہ نے جس طرح کہا کہ ویئر اے فری کنٹری, ہماری اپنی فارن پالیسی ہے. آپ نے دیکھا فارن منسٹر صاحب کی بھی فارن آفس کے تھرو بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اپنی جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ ہم خود ایک سوورن کنٹری ہم خود بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے US سینکشنز کی بات کی تو وہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, لیکن اس پہ جو باقی ممالک ہیں, کوریا ہو گیا, جاپان ہو گیا, عراق ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, تو یہ لوگ سارے سینکشنز, انڈیا بھی کر لیں, ہمارا نیبر ہے, تو یہ لوگ کام کر رہے ہیں سینکشنز کے ویور لے کے. تو ہمیں پیٹرولیم اتنا دبا ہوا بیان کیوں دے رہے تھے؟ ہم بھی سینکشنز پہ ویور پہ ہمیں جانا چاہیے ایز گورنمنٹ. obviously ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو کہ ویورز کے لیے ہمیں فائل کرنا چاہیے. میرے وقت تو کم ہے عاطف صاحب, لیکن آپ اس پہ 2 چیزیں شارٹ. پہلے تو ایران کا جو ہے obviously ہمارا نیبر ہے, اسلامی ملک ہے, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہمارے جتنے درمیان ہو, بجائے اس کے کہ دور دیکھنے کے ہم قریب زیادہ تعلقات بہتر کریں تو obviously ایک زبردست کام ہوگا انشاءاللہ. لیکن دوسری بات جو انٹرنیشنل پریشرز کی انہوں نے کہا, یا جیسے ہماری
कहने को तो हम सॉवरन स्टेट बैरूनी हैं। मुदाखलत आप लोगों का फेवरेट Exactly, सब्जेक्ट मैं भी ये है कह रहा हूँ वैसे। ना कि सॉवरन स्टेट तो हम वैसी सॉवरन स्टेट हैं जिस तरह की पाकिस्तान की जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है, इस तरह नाम के अमेरिका से हम बहुत ज्यादा डरते हैं। इतना नहीं डरना चाहिए अमेरिका से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, अगले 10 साल 20 साल में चाइना ऊपर आ रहा है, अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से लड़ाई करें, लेकिन मसला हमारा ये है कि हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क का मसला है, हमारे मुल्क का मसला नहीं है, हमारे इलीट का मसला है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे कारोबार, हमारा सब कुछ अमेरिका से रिलेटेड है। तो थोड़ा प्रेशर को कम ही थोड़ा डरना कम कर दें ठीक अमेरिका है, से। या फिर अगर डर भी रहे हैं तो उसका इजहार थोड़ा कम करें। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा। नाज़रीन, इस हवाले से अलबत्ता एक मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की तरफ एक कदम तो जरूर इसको कहा जा सकता है कि जिस किस्म के विजिट्स आजकल हो रहे हैं पाकिस्तान में, आने वाले दिनों में देखते हैं इस पर क्या प्रोग्रेस होती है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।